छछिया भर छाछ कहानी। महेश कटारे नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं। ये बहुत ही रोचक कहानी है। आप कहानी में बने रहें, आगे बहुत ही मजा आने वाला है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी सुनने के बाद वीडियो को लाइक जरूर करें तो कहानी आगे। छछिया भर छाछ कहानी। महेश कटारे। हर नुक्कड़ पर ठट्ठे थे। गो की अलाव उसी अनुपात में कम हो चुके थे जिस अनुपात में बैलों से खेती। खेतों में बैलों की घंटियों से टुनटुन की जगह ट्रैक्टर की भटर भटर है। हफ्तों क्या पखवारों का काम दिन रात में निपटता है। कभी शौकीन किसान जुए से ट्रांजिस्टर बांध जुताई करते थे। अब कंपनियों ने ट्रैक्टर में ही गाने टेप फिट कर बेचना शुरू कर दिया है। मतलब पहले की चीजों के निशान ही बाकी रह गए हैं। मनोरंजन के नए नए साधन खेत खलिहान तक पहुंच आदमी को भले ही अपने में बांध रहे हों, पर चरित चर्चा और निंदा रस के मजे पाने के लिए अब भी समूह की आवश्यकता है। सो एक दूसरे को सूंघते सांघते इकट्ठे होकर यही चर्चा की रमैनी ब्याह करने गया है। इसी लगन में बारात कहाँ गई, कौन कौन गया, भाई तो घर में बैठे हैं। न झूठ मूठ का प्रचार है। झूठ निकले तो मेरे मुंह में थूक देना। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे जगदीश ने पूछा था। जगदीश को किसने कहा? उसे उसकी घरवाली ने बताया। मेरी ने भी मुझे बताया। खेरे गई सब औरतों को पता है। उन्हें खुद रमैनी की भौजाई ने दुखड़ा रोया। अब जानते ही हो कि खेरा औरतों की चौपाल है। फरागत होने के साथ वहां सुख दुख और जानकारियां भी बढ़ती रहती हैं। सो खेरे नामक केंद्र से प्रसारित हुई वार्ता गांव की गली गली में गूंजने लगी। अब गांव ही नहीं, असफेर की चौहद्दी तक जानती है कि रमैनी छूंछा है। एक दो दस नहीं, उसके सैकड़ों हमउम्र गवाह हैं कि सबसे बड़ा सबूत तो खुद रमैनी है, जो उम्र के 30वें पड़ाव तक इस तरह के तानों फिक्रों को हंसी में उड़ाते हुए या चुप्पी साधकर मान्यता देता रहा। मर्दों की तो बात क्या, कुछ जनानियां तक हलफ उठाकर कह सकती हैं कि उन्होंने जैसे भी परीक्षण किया हो, पर निष्कर्ष यही कि रमैनी पंडित में मर्दों वाली चीज नहीं है। रमैनी यानी रामायणी प्रसाद शर्मा। छरहरापन लिए गठी हुई देह, भैंसे सी ताकत, किसी की बाह पकड़ ले तो सरसी सा कस देता है। नामी पहलवान तक हाथ नहीं छुड़ा पाते। पीठ पर घूंसा धर दे तो अच्छे अच्छों के कपड़े खराब हो जाएं। सैकड़ों बार परख हो चुकी है। भैंस को तेल अथवा दवा पिलाना कसाले का काम है, और यह 11 रमैनी के हमउम्र सैकड़ों जवान थे जो टोल में, गांव में, रिश्तेदारी में उसके बचपन के साथी रहे। रमैनी अपने भाइयों में मंझला है, यानी न ऊपर न नीचे, अर्थात बीच का। कहावत प्रचलित थी कि बड़े का बाप छोटे की माई, मंझले का राम सहाय। तो 5 भाई बहनों में अकेला रमैनी कुंवारा बचा। माँ बाप 32 बीघा सिंचित जमीन और जजमानी छोड़ मरे थे, जिसमें रमैनी तिहाई का हकदार हुआ, किंतु भविष्य के हिसाब किताब में रमैनी का हिस्सा भी शेष 2 भाइयों की संतान के भाग्य में जोड़ा जाता था। इस महंगाई के युग में जब से डॉक्टरों, इंजीनियरों और अफसरों ने अपनी अनाप शनाप कमाई को जमीनें खरीदकर कृषि आय के रूप में वैधता देनी शुरू की है, तब से खेतों की कीमतें राकेट होती जा रही हैं। इस तरह कायदे से रमैनी 7-8 लाख का ठहरता है। गांव वाले हितैषियों ने गाहे गाहे यह बात रमैनी के कानों में भरने से कोई चूक नहीं की। इधर भाई भावज मान बैठे कि उसका और कहां ठिकाना है, सो गोंडा में पशुओं के बीच उसकी खटिया का भी खूंटा गाड़ दिया। किंतु रमैनी के मन को भारी ठेस उस दिन लगी जब बगल में भोजन पाते भाइयों को घी से तर रोटियां परोसी गईं और उसे सूखी वह झेल नहीं पाया और थोड़े कोप के साथ पूछ बैठा, घी खत्म हो गया का भौजी? भावज ने उत्तर में कहा, हाँ खत्म ही समझो, बस 2-1 दिन घिसने भर है। तो मेरी रोटियां क्यों न घिसी? बड़ी का घर में मालिकाना था, पति तक उनसे हिसाब न पूछते। सवाल उन्हें मालिकी में हस्तक्षेप प्रतीत हुआ, सो अनायास ही कह गई, तुम्हें कौन सा रन चढ़ना है लल्लू? बस उसी समय रमैनी ने अपनी थरिया सरका दी। अब मैं रन चढ़ के ही दिखाऊंगा भौजी। भविष्य की आशंका से बड़े पंडित की थरिया भी छूट गई। गोंडा में उसे मनाने दोनों भाई पैताने खड़े रहे। बड़े पंडित जो कभी अपनी पत्नी से ऊंची आवाज में नहीं बोले थे, उन्होंने रमैनी की सांत्वना के लिए उन्हें हरामजादी, कुतिया तक से अलंकृत किया, किंतु रमैनी की चोट न सिराई। इसके बाद गांव के चुगलखोरों की बनाई। रमैनी का गोंडा हफ्ते भर तक घर बिगाड़ने वालों की रात्रिकालीन अड्डा बना रहा। फिर भी किसी की न सलाह थी न अनुमान की रमैनी ब्याह कर सकता है। अतः जिस किसी को भी जैसे भी सूचना मिली वह भौचक था। भौचक रमैनी का भावी श्वसुर भी रह गया था जब मध्यस्थ के माध्यम से रमैनी और उसका आमना सामना हुआ। मध्यस्थ ने रमैनी का कोई संदर्भ न छुपाया था। एक चोखा ब्राह्मण अपने से कई सीढ़ी नीचे वाली जाति से रिश्तेदारी को प्रस्तुत हो, यह उसे पच नहीं रहा था। शिखंडी ब्याह क्यों करेगा? फिर जब उसने रमैनी की कद काठी देखी तो रमैनी विषयक लोकोपवाद पर भी उसे संदेह हुआ।
तीसरी और अंतिम बात ये थी कि उसकी पुत्री कम से कम इतनी प्रसिद्ध हो चुकी थी कि जात बिरादरी का कोई भावर डालने को तैयार न हो रहा था। वह कैसे भी अपनी पुत्री रामरती के पैर घर से फेरना चाहता था, चाहे वे शमशान में जाकर ही ठहरे। रामरती पिता की व्यथा समझती थी। वह स्वयं भी अपने आप को कोसती, विधाता को गालियां देती कि उसकी देह में इतनी अगिन क्यों भर दी कि बड़े बड़े मूंछें उमेटने वाले खेत रहे। वह 2 बार घर से भाग और प्रेम की कस्में खाने वालों को लात मारकर लौट चुकी थी। अपने अनुभवों से उसने जो जाना वह सीखा, तो पिता की स्थायी उदासी पहुंचने के लिए वह नरक में ठिकाना बनाने को तैयार थी। ऐसा नहीं कि गांव भर के तानों उपहास से रमैनी विचलित न हुआ हो। अपने होने की सार्थकता की तलाश में वह भी घर से भागा। कुछ दिन नौटंकी कंपनी में रह नचनिया बनने का प्रयास किया, किंतु वहां भी उसकी देह चुगली कर देती। 6 महीने बाद वह भी लौटा। उसके न होने पर एक फसल चौपट हो गई थी। उसी कारण नचनिया का काला टीका लगा होने पर भी उसका घर लौटना स्वागत भाव से ही देखा गया। घर वाले जब उसका बधियापन स्वीकार कर चुके थे तो उसका नचना होना भी झेल गए। रूप स्वरूप बनाने बिगाड़ने वाला ईश्वर है। फूल बनाए या कांटा, स्वीकार करना ही होता है। जायदाद के साथ कमोवेश 30-40 हजार सालाना का आदमी तो यूं ही है रमैनी। खुद पर होने वाले खर्च से दुगुना अपनी देह लगाकर कमा देता है। बरद की तरह जहां जोत दो। बरद को तो जानबूझकर बधिया किया जाता है ताकि वह ड्योढ़ी दुगुनी शक्ति से जुते और मरखा भी न हो। इस प्रकार रमैनी घर से गांव, रिश्तेदारी तक वह अस्तित्व पा चुका था कि उसका वैसा न होना कहीं कुछ कमी होने या खटकने की बात होती। घर से इत्र तो वह यूं था जैसे मूंछें होने से न जबड़े की शक्ति बढ़ती है न दांतों की। शरीर के बल, बुद्धि पर भी कोई अंतर नहीं आता। निहायत फालतू होने पर भी वे पहचान का हिस्सा हो जाती हैं। मूंछ वाले को मुछमोड़ा पा कोई भी अचानक गड़बड़ा जाएगा। इसलिए जिन्हें कोई हानि लाभ न था वे भौचक थे। भाइयों की चिंता जायज थी। तय था कि उनके घर आने वाली बहू कोई सीधी सच्ची गाय न होकर छटी हुई होगी। तभी तो उस आदमी के बिछुआ पहनेगी जो पुरुष धर्म निभाने के जोग ही नहीं है। निश्चय ही जायदाद के लोभ से आएगी। मक्खी गुड़ के पास ही भिनभिनाती है। खैर बंटवारा भी सहा जा सकता है। भाइयों में होता ही है, किंतु डर आगे का है। खाती पीती देह कुछ और भी मांगती है, इसलिए या तो वह जायदाद की रकम बनाकर उड़ेगी या घर को रंडी खाना बनाएगी। घर भीतर का उत्तेजित निर्णय रहा कि कुचलन पै गला रेत देंगे। किसका गला, कौन रेतेगा, ये खुलासा न होकर सही समय पर उचित निर्णय के लिए छोड़ दिया गया। रमैनी का घर अंदर ही अंदर हंडिया की तरह खदबदा रहा था कि रमैनी घरवाली लेकर आ पहुंचा। ऐसा ब्याह चौकोसी में न देखा गया था। भरौता अर्थात खरीदकर लाई गई औरतें भी परिवार ही नहीं, जाति बिरादरी की सहमति से ठोक बजाकर लाई जाती है। गोत नाते निबेरे जाते हैं। खांप तक का विचार बांध संबंधित का खारा मीठा पानी सोधा जाता है। वहां ये ऊंची जाति का खसिया जाने कहां से किसको पकड़ लाया। ब्राह्मणी तो हो ही नहीं सकती। लाया भी तो घर छोड़ किसी दूरदराज दिल्ली, बंबई, पूना से लाता। झूठ ही कहा जा सकता कि अला फला देश के ब्राह्मण परिवार की बेटी है। आज किसको इतना टाइम है कि पता लेकर खुर खूंटता फिरे। किंतु ये तो खानदान की जान का दुश्मन होकर 12 कोस की दूरी पर ही ससुराल बना बैठा। 4 दिन में सबको पता चल जाएगा कि पालागन लेते लेते जिस घर के हाथ दो खजाते हैं उसी घर में आने वाली के हाथ का पानी तक नहीं पिया जा सकता। अगैरी बगैरी जाति में चल भी जाए पर मान्य धान्य पंडित पुरोहित ही ऐसा करने लगे तो समझो सचमुच घोर कलयुग छा गया। गांव रमैनी पर ही नहीं, आड़ ओट से पूरे कुल पर थूक रहा था। थूकने में ब्राह्मण का मोहल्ला सबसे आगे था। पर रमैनी रात झमकते ही घरवाली लेकर आ ही गया। झिलपुटे में सिर पर बक्सिया धरे छन छन पाजे बजाती महरिया के आगे आगे वह गांव में धसा और ठेठ बहनियात पार कर अपनी पौर के आगे जा खड़ा हुआ। बड़े छोटे दोनों भाइयों चौतरा पर खटिया डाले ऐसे मुरझाए बैठे थे जैसे घर में गमी हो गई हो। कौ है, जानते बूझते भी पूछकर बड़े पंडित ने जैसे स्वयं को अगली कार्यवाही के लिए तैयार किया। दद्दा मैं रमैनी को रमैनी काये भैया 2 दिना में ही भूल गए अपने रमैनी को। हमारो रमैनी तो मर गयो, कह खड़े होते अद्दा ने खटिया के नीचे सर की पन्ही उठाई और रमैनी की चांद पर ताबड़तोड़ बरसाने लगे। रमैनी इस कार्यवाही के लिए पहले से तैयार था। बड़े भाई का हक है ये। बड़े पंडित हक वसूलते हौनफने लगे, किंतु रमैनी ने अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन को किंचित भी शिथिल न होने दिया। इस बीच छोटी बड़ी दोनों गृहलक्ष्मियों ने मिलकर पौर के किवाड़ ओढ़कर सांकल चढ़ा दी तथा अगली आंख न देखी के लिए छज्जे पर पहुंच गई। नई लक्ष्मी रामरती अभी तक घूंघट काड़े रास्ते पर खड़ी थी, जहां से 2 कदम आगे उसके भरतार को सटास्ट जूते लगाए जा रहे थे। बड़े भाई ने फूलती सांस पर काबू पाने के लिए हाथ बंद कर पैर से काम ले बक्सिया को ठोकर जमाई। खड़खड़ाती बक्सिया गैल पर आ गिरी।
सावधानी के बावजूद लगी चोट से अद्दा का पैर झंझना गया। चोट सहलाने की उन्हें तीव्र आवश्यकता महसूस हुई, किंतु इससे क्रोध का घनत्व कम प्रकट होता, अतः दबाकर मिसमिसाने लगे। ठीक इसी समय आसपास व नुक्कड़ों से झांकते नर नारियों, बाल गोपालों ने नई दुल्हन की लहरदार आवाज सुनी, खबरदार जेठ जी, अब मेरे मर्द को पो भी लगाया तो बुरा हो जाएगा, कहे देती हूं। गांव में किसी निहायत नवेली की यह अपने दद्दा मोह बा गए तो छोटा मोर्चे पर आया। भाइयों के बीच बोलने वाली तू कौन होती है? और तू कौन है रे मूसरचंद? अभी तक नहीं समझा कि मैं रामायणी पंडित की घरवाली हूं। और हां, भगाकर या खरीदकर नहीं, वे मुझे कायदे से 7 भावर डालकर वचन हारे हैं। हमारे पंडित ने दुख सुख में साथ देने का वचन हरवाया है देवताओं के आगे। घर की बात में तू काये टिल टिल करता है? अरे साली कुतिया, मुझसे जबान लड़ाती है, उधेड़ के रख दूंगा, भागते गैल न मिलेगी। छोटा क्रोध में फनफनाता झपटा। अब रमैनी की बारी थी। ए लला, कुफ मत बोल, तो से बड़ी है ये, भौजी है तेरी, मर्जाद में रह, नहीं तो मेरा भी हाथ उठ जाएगा। ये भी नई आवाज थी। सब जानते हैं कि रमैनी 3-4 को एक संग रगेद सकता है। कुदरती बधिया सांड है, न बोले तो सिर न हिलाए, बिगड़ पड़े तो काबू न आए। छोटा सिटपिटाकर फन दबे सांप की तरह ऐंठता बोला, तने नाक तो कटा दी, पर ये इस घर में कदम न रख पाएगी, चाहे मेरी जान चली जाए, कहे देता हूं, कुर्मनाट हो जाएगी। घूंघट के भीतर से नई बहू फिर कूकी, जेठ जी, समझाए दो इन्हें, गाली न दे, पहली बेर का माफ कर देती हूं, आगे कुबोल निकाला तो सीधे थाने पहुंच जाऊंगी। वैसे आप जी बड़े हैं, आपकी जूतियां झेल लेंगे, पर लहरे से ऊंच नीच न सुन पाएंगे। आसपास बिखरों में से कुछ नजदीक झिमट आए। एक ने कान से लगकर सलाह दी, मोह न लगो पंडित जी, खेली खाई औरत है, हरिजन एक्ट की धौंस दे रही है। इस एक्ट में झूठ सच का निबेयर नहीं, आदमी सीधा अंदर होता है। हिमायतियों ने पंडित जी की फोंक सरका दी। लाज बचाने की दीनता में वह अड़ गए। जहर खा के प्राण दे दूंगा, पर इस गुजात को देहरी न लांघने दूंगा। बड़े भाई की दीनता पर रमैनी द्रवित हो उठा। इतना वह भी जानता है कि अपमान से आपा खोकर अनहोनी तो वह कर बैठा। अपने छलछलाते आंसू पोंछता, भर्राए गले से कहने लगा, ठीक है अद्दा, इतने से तुम्हारी बात बनती है तो हम न घुसेंगे घर में। मेरा बास वैसे भी गोंडा रहा, ये भी रह लेगी। हां, अपने बैल भैंसों की व्यवस्था कल से कर लेना, नहीं तो हम नाथ मुहरी काटकर गोंडा से बाहर हाँक देंगे। टीप जड़कर गली में लुढ़की बक्सिया सहेजती रामरती ने पति को संबंधित किया, चलो जी, भगवान का नाम लो, मेहनत करेंगे तो गोंडा भी हवेली में बदल जाएगा। बक्सिया लटकाकर फिर रमैनी आगे हुआ और घूंघट वाली रामरती पीछे। रामरती की टस्कीली चाल में रमैनी का पौरुष झांकता दिखाई पड़ने लगा था। गोंडा बसाहट से इतना ही अलग था कि गांव की रिंग रोड यानी कच्ची गैल बीच में पड़ती थी। 2 दिन वहां रखवाली के लिए पंडित जी को सोना पड़ा था। पंडिताइन ने बू मारती रमैनी की दरी और झलेगी खटिया से परहेज बरतते हुए घर से गद्दा चद्दरा तकिया भेजा था, जो घरी किया हुआ वहीं धरा था। उनकी तीव्र इच्छा हुई कि उठा लाएं, किंतु स्थिति की नाजुकता समझ मन महसूस कर रह गई। विवशता में उन्होंने ये सोचकर धीरज धरा कि कपड़ों लत्तों में रमैनी का भी हिस्सा तो है ही। बहती चोली नंद को दान। रमैनी दंपति के जाते ही उड़के किवाड़ों की सांकल खुल गई। चर्चा सुनने छोटी बड़ी गृहलक्ष्मियां किवाड़ों से आ चिपकी। आन मोहल्लों से भी लोग आ पहुंचे थे। प्रकटत सभी के वचन कुल की सहानुभूति व रमैनी भर्त्सना में पगे थे। बस्ती में यह प्रसंग रोजमर्रा कामों के साथ महीनों चलना है। सुबह दुहव, चारे पानी, गोबर टहलपात के चुके हैं। एक तिकड़मी जाता है, दूसरा आता है। उसमें दिलचस्पी इतने तक होती है कि किस जाति ने मैदान मारा, कौन कौन खेत रही। बाकी पटवारी, कलेक्टर, थानेदार, चोर डकैतों की सरकारें तो वही की वही होती हैं। फिलहाल अलाव से लेकर चूल्हे तक रमैनी छाया हुआ था। गोंडे में उजाले के लिए न चिमनी थी न दिया बाती। चढ़ते पखवारे की चौथ की चंद्रमा जरूर चीजों की पहचान उभारने लगा था। झिलेगी दीवार के सहारे खड़ी कर दी गई थी, उसी पर रमैनी की दरी झूल रही थी। हथरेटिया वाला मिट्टी का घड़ा मोह पर स्टील की घंटी साधे जस का तस था। बाजारू पाए व चौकोर पाटी वाली नए बान की खाट और बड़े के बिस्तर गोंडे के बीचों बीच रखे मिले। रमैनी ने उसी खाट पर रामरती को बिठाकर बक्सिया संभलाई और पहला काम ये किया कि घड़े को धो धाकर हैंडपंप से पानी खींच लाया। दोनों प्राणियों ने हाथ पैर धो थकान छुड़ाई तो दुल्हन के स्वागत की जगह मिले अपमान का अवसाद फोड़कर भूख सिर उठाने लगी। भूख तो मौत के बीच भी अपने कर्तव्य से नहीं चूकती। रमैनी ने दूसरी फेरी लगाई और थोड़ी ही देर में अंगोछे में आटा और मिर्च के अचार सहित प्याज की 2 गांठें बांध लाया। यूं प्याज उसके चौके की वर्जित वस्तु रही है, पर जब जाति में ही सेंध लग गई तो प्याज क्या कर लेगी।
बांट की भुरकनी वाली थरिया को धो पोंछ रामर्ती ने आटा गूंथा और अंगीठा सुलगाकर हाथ की अंगाकरी सेंक ली। फिर कुचरी हुई प्याज की गठिया का जो स्वाद रमैनी ने पाया वह भी पहला था। कहा जा सकता है कि दोनों सुख की नींद सोए। रमैनी के दिन फिर गए। ब्याह की धूल दबती जा रही थी कि फिर बवंडर सनसनाया। रमैनी की रमृतिया पेट से है। औरतें टोह में रहने लगी। छाछ मांगने के बहाने लगातार आकर नाइन की पैनी निगाह ने नाप जोक की। हाँ, रमैनी बाप बनने वाला है। रमैनी परमानंद में फूला फूला फिरता। लोग ठट्टा करते पर उसे परवाह नहीं। कुटिल हंसी और अपमानजनक संबोधन वह होश संभालने के बाद से भोगता रहा है। बातें रामर्ती तक भी पहुंचती। वह कसमसा उठती, फिर सिर झटक गर्भ सेने व गृहकाज में लग जाती। गोंडा की मड़ैया अब खपरैल में बदल चुकी थी। कच्ची घिनौची पर पीतल का घड़ा व तम्हेड़ी चमचमाती। चूल्हा ओटा चकाचक रहता। रामर्ती की चाय में पानी नहीं पड़ता, खालिस दूध की बनती है। रामर्ती कायदे से तिहाई दूध अपने लिए निकालकर शेष दोहना में ये तो तय हो गया कि रमैनी बाप बनेगा, पर इसका सुआडोरा नहीं लग पा रहा था कि बीज किसका पड़ा। रात बिरात न कोई गोंडा में घुसते निकलते देखा गया, न रामर्ती मायके गई। खेत खलिहान तक में रामर्ती को किसी से हंसते बोलते न देखा गया था। वह तो जैसे सती सावित्रियों के कान काटने पर तुली थी। फिर कैसे गाहे गाहे यहां यही मरोड़ उठ जाती। उस दिन हाथ में एल्यूमिनियम की देगजी लटकाए बंधवाली गोड़ा में पहुंची। रामर्ती ने रमैनी के मुंह सुन रखा था कि बंधवाली भौजी गांव की सबसे चतुर सुजान औरत है। रास्ते में आते जाते रामर्ती से उनकी भेंट प्रायः होती, किंतु कैसी हो, अच्छी हूं से बात आगे न बढ़ी थी। रामर्ती चूल्हे पर पोतनी माटी का पोता फेर रही थी। आहट पाकर वह रसोई की खपरैल से बाहर निकली और हाथ धोकर बैठने को पीड़ा दिया। जेठानी के नाते पाए लागी की और देगजी उठा मठा भरने लगी। तू तो हमें जल्दी से जल्दी टरकाने पर तुली है देवरानी, बंधवाली ने चासनी भरे बोल कहे। तुम्हारी चाय की बड़ी तारीफ सुनी है, हमें न पिलाओगी? घर तुम्हारा है जिसजी, चाहे जो बनाओ खाओ, रामर्ती ने आदर भरी छूट दी। तो यहां भी हमें चूल्हा फूंकना पड़ेगा? लाड़ और गाढ़ा हुआ। नहीं, मेरा मतलब था कि हमारे हाथ का। अरे देवरानी बनकर आधी बांभनी तो हो ही गई तुम, अब काये का छूतपात। बंधवाली ने दूरी कम की। बैठो, अबे बनाए देते हैं। रामर्ती चूल्हा सुलगाने खपरेल में घुस गई और चाय चढ़ाकर तश्तरी में गुड़ की डली तथा पानी का गिलास लेकर लौटी। गुड़ की डली कुतरते हुए मुस्कान के साथ बंधवाली ने बताया कि आज वह फुर्सत में है, रोटी पानी करनी नहीं, दिन चल रहे हैं। रामर्ती भी मुस्करा दी। हाँ बहना, सुना है कि महीना चढ़ गए हैं तुम्हारे, बंधवाली ने कमंद फेंकी। तुम सबका आशीर्वाद है जिसजी। सो तो राम की मौज है, पानी से पैदा करता है। हमें तो भारी खुशी भई कि रमैनी लला ठीक है गए। काये से कि ब्याह के आए हम तभी से सुनते रहे कि वे काम के नहीं। किसी किसी के हाथ में जस होता है, तो माए तो वो भी मर्द हो गए। रामर्ती उठकर चाय लेने चली गई। चाय की प्रशंसा करती बंधवाली ने फिर बात उकसाई। बहन बुरा न मानो तो कछु कहूं। तुम कौन सी हिस्सा बांट की बात करोगी जिसजी कि मुझे बुरा लगे? अब कैसे कहें कि गांव में खुसुर पुसुर है कि? बंधवाली ने डोर। काये की खुसुर पुसुर? रामर्ती ने अपना सतर्क होना जाहिर न होने दिया। ले ओ, मैं भी कौन सी बात ले बैठी। आग लगे इस मोह को परका करें। कहो कि निंदा चुगली अपन से सहन नहीं होती। अरे बात है तो मोह पे कहो। पीठ पीछे तो लोग बाईसराव को गाली दे लेते हैं। मैंने तो कहने वाली से कह दी। घर में दूध पूत से ही रौनक होती है। कैसे भी हो माना तो रमैनी लला का ही जावेगा। बीज कहीं का हो, पैदावार का मालिक खेत वाला ही होता है। रामर्ती एड़ी से चोटी तक लपलपा गई, किंतु अपने को लगाम लगा उसने बात हंसी में टरकाई। ऐसा यहां चलन है का जज्जी? चतुराई से अच्छे अच्छों को चिता करने वाली जज्जी इस ठेठ और भदेस प्रश्न से एकदम तो लड़खड़ा गई, पर संभालकर माथा सिकोड़ती बोली, भले घरों में ऐसा नहीं होता, रैयत में भी ये घसड़ पसड़ नहीं चल पाता। खेत बीज वाली कहावत कौन कारण बनी फिर? रामर्ती का भोलापन शातिर हुआ। कहावत तो कहावत है बहू, जाने कहां से निकले और कहां तक पहुंचे। जीवन के उतार चढ़ावों ने रामर्ती को भी कच्ची पक्की पाटी पढ़ा दी है। यौवन की बाढ़ में बहुत दूर तक डूबते उतराते उसने रमैनी का सहारा स्वीकार किया था, पर अब उसे चाहने लगी थी। वह प्यार की चतुर व्याख्या नहीं जानती है, पर इतना मान चुकी है कि यह आदमी भरोसेमंद है। इस पर अपना कुछ भी निछावर किया जा सकता है। अपने के लिए दांव पर चढ़ना रमैनी ने प्रमाणित किया था। रामर्ती पीछे न रहकर ठीक बगल में खड़ी होना चाहती है। गोंडा में बिछी शतरंज पर दो औरतें अपने कसबल तौलने लगीं। दांव बंधवाली मारती और रामर्ती बचने की कोशिश में कुछ हटती बढ़ती। धीरे धीरे रामर्ती ने अनुभव किया कि हमला भी बचाव का तरीका हो सकता है। वह पहले दिन जेठ पर आजमा चुकी है। अंतर यही है कि तब पुरुष मुकाबले में था,
अब नारी है। जिज्जी, अब यहाँ कौन बैठा है हमारा? तुम्हारा ही सहारा है। दुनिया का मोह बंद कर सकती हो तुम चाहो तो। सच कह रही हूं तुमसे, वो पहले कैसे भी रहे हों, अब नहीं है। रामरती विनय से बंधवाली के सामने झुक गई। बंधवाली जैसी तेज औरत भी न भांप पाई कि सामने वाली का नबना झुकना धनुष से तीर छूटने अथवा बिल्ली के छलांग लगाने से पहले जैसा है। तुम्हारा कहना सही भी हो तो मानेगा कौन? तुम्हारे पेट में तो जान है, सो लोग तुम्हारी बात पाप छिपाने का बहाना मानेंगे। दुनिया को तो सबूत देना पड़ेगा। देखो, बुरा न लगे, खरी बात कड़वी भी होती है। बुरा काहे लगेगा? एक तुम ही तो निकली जिनने हमारी आस औलाद की चिंता करी। तुम्हें छोड़ कौन की छाह पकड़े? इतना तो हमें भरोसा है कि तिहारा कहा गांव में पत्थर की लकीर है। अपनी प्रशंसा और साख पर बंधवाली का गर्वित होना स्वाभाविक था। बोली, सो तो दुनिया जाने कि हम कभू झूठ न बोलें। ताई से भगवान की कृपा हम पे भई। तुमने वे समर्थ बता दिए तो कौन की मजाल की आड़ी लकीर फेरे। चिरौरी करती रामरती ने बंधवाली के पैर पकड़ लिए। बंधवाली पैर सिकुड़ने लगी। पर बहना, हम झूठ बोले नहीं। मसल मशहूर है कि कानों सुनी झूठ, आंख न देखी सच्ची। रामरती ने पैर और भी कस लिए। तुम हो 5 बेटे बेटियों की महतारी। जेठ जी दूजहा और चढ़ी उम्र के भले रहे हों, तुमने देने में कसर न छोड़ी। तभी न सब जगह सास सी इज्जत पाती हो। झूठ बोलो तो कोड़ीन हो, पर कहे बिना नहीं रहा जाता कि जेठ जी संग साथ निभाएं तो अभी भी। रामरती शर्माई। अब वो सब कहना तो मुझे शोभा नहीं देता, पर हम 28 की हैं तो तुम 35 से ऊपर नहीं लगती। अब जेठ जी से कौन कहे कि अब ऐसे माला न पकड़ो। मुदा तुमसे कही जा सकती है कि भले ही लड़का लड़किनी ब्याह जोग है गए, पर हमसे अबे वो सुंदर हो। रामरती ने कान तक कमान खींचकर तीर छोड़ दिया। बंधवाली के मुखमंडल पर कोई बदली सी घिरी। तो कहना का चाहती है? का कहूं तुम भौजाई वे देवर, तुम न हेरोगी तो और को हेरेगा। भौजाई मां बरोबर होती है। हमारे यहां तो देवर के संग पूर्ण ब्याह भी हो जाता है भौजाई का। मैं तुम्हें सबूत दे दूंगी। पर कैसे? बंधवाली को गोरख धंधा समझ न आया। नंगा कर लेना उन्हें, मैं उनसे कह भी दूंगी और द्वार पर बैठ के चौकीदारी भी करूंगी। चुकरा भी भीतर न घुस पाएगा। बंधवाली सन रह गई। का बकती है ते, ऐसी वैसी समझ रखा है मुझे, अपनी सी समझती है सबको। रामरती की आंखों से आंसू चूने लगे। गोंडों से लिपटी हिचकियां लेती वह कहे जा रही थी, जिज्जी, मेरे ऊपर दया करो, मरते मर जाऊंगी पर सांस न दूंगी कौ को। बस अपने देवर का कलंक पोंछ दो, तुम्हारा हक इस घर पे सदा बना रहेगा। बचन से मुकरो तो गर्दन रेत देना मेरी। बंधवाली को पसीने छूट गए। कांपती सी वह खड़ी हुई। रामरती ने क्षोभ भरी बंधवाली के हाथ में छाछ का बर्तन पकड़ा दिया। कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।